तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि क्या क्या आने वाला है क्लास 12th के बोर्ड में। देखो फ्रेंड्स, मैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन हर एक चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आखिर क्या है आपके लिए, मैं आपको वो भी बताऊंगा साथ में। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, क्योंकि मैं हर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा कि सब कुछ छोड़ दो लेकिन इसको मत छोड़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइम को ज्यादा ना खराब करते हुए। तो सबसे पहले आता है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि एक जो फिगर आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन, ये आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि ये काफी बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही बार पूछा गया। और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका मतलब जितने भी फॉर्मूलेज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर वो आपको कर लेने हैं। उसके ऊपर बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बस सिर्फ ये आपको डाला हुआ है, क्योंकि मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता जो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मान लो इस चैप्टर के अंदर सब कुछ छोड़ जाना, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको करना ही करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम भी आपको, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि काफी बार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत एक होती है इसको करने में कि भाई इतने ज्यादा वेव स्पेक्ट्रम्स हैं, बहुत ज्यादा, तो बच्चे उनको याद करने में दिक्कत कर जाते हैं, है ना। तो इस वजह से उनको दिक्कत होती है। तो एक बार को आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा टाइम खा जाएगा। लेकिन एग्जाम में मिलता जरूर है, लेकिन 1 मार्क्स का ही मिलता है, तो 1 मार्क्स कटेगा आपका। लेकिन अगर जो आप पूरा ही करना चाहते हैं कि भाई मेरे फुल मार्क्स आए, तो आपको ये जरूर करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंजप्शन है। आप इतने में तो दूसरा चैप्टर तैयार कर दोगे, जितना ये ज्यादा टाइम खा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स है ना, उनको याद करोगे तो। और आता सिर्फ 1 मार्क्स का ही है, आता जरूर है पर एक बात है। ठीक है, और आगे आती है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको भी आपको पढ़ लेना एक बार। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में मैं इंपॉर्टेंट ही बात करूं, क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ छोड़ देना, इसको मत छोड़ना। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैं बात करूंगा सभी चैप्टर के अंदर, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है इसको तो लास्ट में ही करना, मैं ये बताऊं आपको, क्योंकि जितने भी चैप्टर है ना, जितने भी चैप्टर है वो काफी ज्यादा मार्क्स के हैं, लेकिन ये 2 या 3 मार्क्स का ही आएगा आपका एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं मिलता है, 2 या 3 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले सारे चैप्टर कंप्लीट करो, टाइम बचता है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आओ, वरना कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, है ना, इसको लास्ट में ही करना। आगे चलते हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर। रे ऑप्टिक्स के अंदर लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन है। अपेरेंट, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, है ना, ये इसका ही पार्ट है नीचे वाला, नॉर्मल शिफ्ट और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, है ना, इसका ही पार्ट होता है ये। तो रियल और अपेरेंट डेप्थ आपको जरूर करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा 90% इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और डायग्राम आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया, ये मान लो 100% आएगा ही आएगा इस चैप्टर से। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्पेरिकल सरफेस से इंपॉर्टेंट है, 95 से 98% इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं इसको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मान लो इस चैप्टर के अंदर अगर जो मैं 2 टॉपिक की बात करूं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, तो वो ये दो ही चीजें हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, एट स्पेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला। और एक चीज को और बोलूंगा मैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं हमारे, और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप, जितने भी माइक्रोस्कोप है, वैसे जर्नली जो मैंने पता करा कि इस बार सिलेबस के अंदर टेलीस्कोप जो है हमारे है नहीं, लेकिन जो माइक्रोस्कोप है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब कुछ छोड़ देना माइक्रोस्कोप्स के अंदर और टेलीस्कोप के अंदर, लेकिन इनके रे डायग्राम मत छोड़ना। ठीक है, क्योंकि हर साल पूछे जाते हैं, रे डायग्राम हर साल आता ही आता है।
वर्किंग कर लो और रे डायग्राम कर लो इसके। तो इनके रे डायग्राम तो बिल्कुल भी आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं पावर ऑफ लेंस जो है इसके अंदर, भाई ये मैं बोलूंगा उतार लेना, मैं ऊपर नीचे से बता रहा हूं जो जो मेरे को लग रहा है। अच्छा, पावर ऑफ लेंस जो है इसके अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता हो तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है पावर ऑफ लेंस। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा 90% इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर ऑन विच द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस डिपेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर के अंदर से लास्ट में फिर से मैं यही बोलूंगा कि 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस, और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और जो टेलीस्कोप वगैरह है, इनके रे डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको करने ही करने हैं, चाहे तो पूरा चैप्टर छोड़ दो। आगे देखते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट की डेफिनेशन मैक्सिमम टाइम्स पूछी गई है, ठीक है। और बोलूंगा इस चैप्टर के अंदर सब कुछ छोड़ जाओ, हाइगन्स प्रिंसिपल मत छोड़ कर जाना। यानी कि कहने का मतलब यही है, हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल भी आती हैं। 2 एप्लीकेशंस हैं, एक रिफ्रैक्शन की, एक किसकी? रिफ्लेक्शन की, है ना, जिसमें हम दोनों को प्रूफ करते हैं। तो दोनों में से एक हर बार आती ही आती है, छोड़नी ही नहीं है दोनों। ये मान लो सब कुछ छोड़ जाओ पूरे चैप्टर में से, एप्लीकेशंस तो करनी ही करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 टॉपिक भी ऐसे हैं इसके अंदर, ये मान लो इसके अंदर तो जितना भी मैंने लिखा हुआ है, वो सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ छोड़ जाओ, लेकिन उसको मत छोड़ कर जाना जो पीछे बोला मैंने, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बोलूंगा, इंटरफेरेंस के अंदर जो एक डेरिवेशन आती है इसकी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर बोलूंगा, इंटरफेरेंस के अंदर से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100%। इसी तरह से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बोर्ड का ये नहीं पता वो कहां से उठा करके दे दे, लेकिन इतनी गारंटी होती है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के अंदर से एक टॉपिक मिलता ही मिलता है। तो इसको जरूर करके जाना, छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना। पेपर को बहुत ही बढ़िया से तैयारी करो, अभी 1 महीना है वैसे, है ना, फोड़ करके आओ बढ़िया पेपर को। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये आपको करना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा इसको। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा का पूरा काफी बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर सब कुछ छोड़ जाना, इसको मत छोड़ करके जाना, इसको पढ़ जाना पूरे को, ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर। लेकिन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये बोलूंगा 90 से ऊपर ही मानो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही पड़ता है इसके अंदर। अगर जो मैं बात करूं एटम्स के अंदर, तो बोहर एटॉमिक मॉडल और स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर काफी चीजें आती हैं, मैंने इसके अंदर की इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं, आपको ये पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अंदर ही बोलूं तो बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ये वाली लाइन, बोहर थ्योरी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर के अंदर। रेदरफोर्ड मॉडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% मैं बोलूंगा इसको। क्वांटाइजेशन की जो कंडीशन है वो पूछ लेता है, लेकिन ज्यादा मार्क्स की आती नहीं, तो ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन भी वो पूछ लेता है। आगे चलते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मास डिफेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीजें हटा चुका बोर्ड इस बार के लिए आपके सिलेबस में, वो मैंने नहीं डाली, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं पूरे चैप्टर की बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ छोड़ जाना, ये नहीं छोड़ना है। सेमीकंडक्टर के अंदर जो मैं बात करूं, एनर्जी बैंड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, मैं 80% ही बोलूंगा दोनों को। पीएन जंक्शन डायोड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ये 3 टॉपिक ऐसे हैं, 4 टॉपिक, 1 2 3 4, नीचे के जो 4 टॉपिक है सब कुछ छोड़ जाना, ये 4 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं पूरे। बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग दोनों आपको पढ़नी है ना। डायग्राम में सीधा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है बाइसिंग वाला, है ना। रेक्टिफायर आपको पढ़ना है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, 85% इंपॉर्टेंट है। एलईडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है लेकिन आता ही आता है, एक बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे का पूरा इसके अंदर पीएन जंक्शन डायोड इज मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। तो आज का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूं सभी चैप्टर्स के। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएन जंक्शन डायोड, न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बता जा रहा हूं मैं, है ना। ऊपर वाले चैप्टर के अंदर मैं बता चुका हूं इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ठीक है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है, और मैं जब चीजें बता चुका हूं, चलो मैं रिपीट नहीं करता, टाइम खराब होगा, ठीक है। जो चीजें मैं बता चुका हूं वही करनी है आपको। अगर जिसको पास होना है, जो मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई चैप्टर्स की, उनको कर जाओ, आप पास हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में तो मेहनत तो लगता ही है, काफी टाइम मेरा खराब हुआ है इसको पीपीटी में तैयार करने के लिए। खराब नहीं बोलूंगा भाई मैं इसको, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ मेरा काफी टाइम लग गया इसको बनाने में। थैंक यू फ्रेंड्स।